हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन टू लर्न। डिस्कस करेंगे आज मैथमेटिक्स पार्ट 2। ठीक है, तो जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स पेडागॉजी और सवाल इसमें दोनों रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट द टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट द टीचिंग लर्निंग, यानी कौन सा ऐसा जिसमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं तरीके, उसमें से टीचिंग लर्निंग को कौन सा मेथड जो है वो बहुत ही कम इम्पैक्ट पहुंचाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है, नोइंग द वेज इन विच द असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द लर्नर्स। अगर ये पता चल जा रहा है या ये तरीके से कि लर्नर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो इससे तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा टीचिंग लर्निंग पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है, प्रोवाइडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशंस टू स्टूडेंट्स, रॉन्ग आंसर। अगर आप पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे बच्चों को तो उनके टीचिंग लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यही वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि लीस्ट यानी सबसे कम प्रभाव किस चीज़ का पड़ेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने बच्चों को पूरा आंसर्स बता दिया, उनको खुद से मेहनत नहीं करने दिया, ठीक है, खुद से कंस्ट्रक्टिव लर्निंग उनकी नहीं हो पाई है, ठीक है, तो इस वजह से जो उनके टीचिंग लर्निंग पे जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ही कम पड़ेगा। ठीक है ना, ये हमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 32 पे। रोहित एक लड़का है जो कि रियलाइज़ करता है कि स्क्वायर क्या है, एक बोथ रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है। तो वो किस स्टेज पे है वैन हीले के। वैन हीले जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। ठीक है, इनके टोटल कुछ जगहों पे 5 बताते हैं, क्योंकि वो लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं और बाकी इनकी 6 लेवल्स हैं टोटल। ठीक है, तो लेवल इसमें आपको बताना है कि अगर कोई भी बच्चा है, जैसे कि यहाँ पर रोहित है, वो अगर पता चल जाए उसको कि स्क्वायर जो होता है वो दोनों ही रोम्बस भी है रेक्टेंगल भी है, जाहिर सी बात है उसको स्क्वायर का रिलेशनशिप रेक्टेंगल और रोम्बस के साथ क्या है वो उसको पता है। तो ये आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये लेवल 2 पे वो बच्चा है। ठीक है, लेवल 2 पे वो बच्चा है। ठीक है ना, बाकी आगे चलेंगे। ये वैन हेले ने जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का ज्यामिति का दिया हुआ है, ठीक है, इनका थॉट्स जो उन्होंने बताया, जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है क्या, विजुअलाइजेशन। ठीक है, पहला वाला विजुअलाइजेशन जिसमें बच्चा शेप्स को जानता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड दिया हुआ है एनालिसिस। एनालिसिस में वो ये पता करता है, विजुअलाइजेशन में केवल ये देखता है कि हाँ गोला है, ठीक है, जैसे सर्कल होता है वो गोला होता है। ठीक है, तो वो अभी ये नहीं जानता कि वो गोला वाला सर्कल है। वो जानेगा जब वो लेवल 1 पे आएगा एनालिसिस, यानी जब क्लासेस शेप्स की जो क्लासेस हैं वो जानेगा, तब वो उस लेवल पे आएगा। ठीक है ना, तब वो ये सेकंड लेवल यानी लेवल 1 जिसको कहेंगे लेवल एनालिसिस। ठीक है तो सेकंड लेवल है वो, लेकिन लेवल 1 लेवल 0 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो वो लेवल 1 कहलाएगा एनालिसिस। तो सेकंड वाला लेवल है एनालिसिस का, उसमें ये बच्चा जानेगा कि हाँ जो गोला वाला आकार हमको दिख रहा है वो किस किस चीज़ का है, सर्कल है। ठीक है, जो चौकोर शेप में दिख रहा है वो हमें स्क्वायर दिख रहा है या रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, चौकोर में स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो शेप्स बच्चा जो है वो क्लासेस उसकी जान पाएगा। फिर अगले वाले में आएगा क्या, प्रॉपर्टीज़। उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं शेप्स की, कि मतलब उसके 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर के और वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जानेगा। ठीक है, फिर अगले में वो आएगा रिलेशनशिप अमंग द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्या रिलेशन है, यही वाला सवाल में पूछा था कि जो प्रॉपर्टीज़ से आप रिलेशनशिप जब आप पता कर लेते हैं कि हाँ भाई ये 2-3 शेप्स हैं, इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं, स्क्वायर रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है, तो ये रिलेशनशिप जो होता है वो किस में आती है, लेवल 2 में। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और आगे भी आता है, डिडक्शन है। ठीक है, उसमें मतलब लगाया जाता है, जो आप थ्योरम्स होते हैं ना उस पर सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर आखिरी वाला दिया हुआ रिगर, जिसमें एनालिसिस की जाती है, डीप एनालिसिस होती है कि कैसे ये होगा, या प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, तो उतना आगे हमको डिस्कस नहीं करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज़ अ होल नंबर। 2 होल नंबर्स का सम होल नंबर होगा। ये जो प्रॉपर्टी होती है होल नंबर की, इसे हम क्या कहते हैं।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, की क्लोजर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसका चार्ट है और आप देख लीजिए। ठीक है, जितने भी यहाँ पे आपके एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे जो हैं आपके, ठीक है ना, वो दिए रहते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका उसमें। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपका कौन कौन सा जो प्रोसेस है वो होता है। एक होता है एडिशन, ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक होता है एडिशन, एक होता है सब्सट्रैक्शन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डिवीजन इसमें नहीं होगा, इसमें डिवीजन जो होता है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, डिवीजन को हम इससे, क्योंकि ज़ीरो भी आता है होल नंबर्स में, ठीक है, इसीलिए हम लोग डिवीजन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी नंबर है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? रैशनल नंबर की होती हैं। ठीक है, जो एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर, कम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर की हैं। तो अगर रैशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, ये आपको पता है। ठीक है, जिसमें क्यू जो है वो बोलता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये आपको बोलते हैं ना, rational numbers are those numbers which can be written in the form of p upon q and q must not be zero। ठीक है, अगर q ज़ीरो नहीं होगा तो यहाँ पर चूँकि होल नंबर्स की बात कर रहा है, होल नंबर्स में तो ज़ीरो भी आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिवीजन वाला इसमें नहीं लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में केवल प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन का ही रोल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है टीचिंग लर्निंग का मैथमेटिक्स के संदर्भ में वो गलत है, ये आपको ढूंढना है। पहला दिया हुआ है मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न एंड जनरलाइजेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि हम जो बच्चों को, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, उनको मैथमेटिक्स कैसे सिखाई जाती है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। जो पैटर्न बनाते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, उसको ऑब्जर्व करते हैं बच्चे। ठीक है, और उसको जनरलाइज हम लोग करते हैं फिर, कि शेप्स की जनरलाइजेशन, या शेप्स पढ़ा रहे हैं तो शेप्स की जनरलाइजेशन, या कुछ भी नंबर्स पढ़ा रहे हैं तो नंबर्स की जनरलाइजेशन। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट दिखना है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द मैथमेटिकल नॉलेज, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में आप देख लीजिए, कि गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता, ठीक है ना, इसको बोलेंगे तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, सही का मतलब टिक लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज ना करिएगा, मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मैथमेटिकल लर्निंग इज़ अ सोशल, क्योंकि हमें इनकरेक्ट क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा था, ये सही दिया हुआ है इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं लास्ट थर्ड ऑप्शन में, मैथमेटिकल लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द डायलॉग, बिल्कुल सही है, ये भी सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें नॉट देखना है, इसलिए नहीं होगा। अगला दिया हुआ है कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज़ नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग, देखिए कल्चर और कॉन्टेक्स्ट का रोल नहीं होगा। ये क्या दिया? नो रोल मतलब नेगेटिव, आपको मैंने बताया था ना कि नेगेटिव क्वेश्चन अगर पूछता है, नेगेटिव क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें आपको नेगेटिव वर्ड को खोजना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है नो रोल, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट में आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नो रोल। ठीक है, यही मुझे खोजना था। ठीक है, लेकिन आपका सारा ऑप्शंस भी समझाना ज़रूरी है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपको अगर एक सेकेंड में लगाना होगा तो आप केवल इसको जल्दी जल्दी पढ़िए और केवल नेगेटिव वर्ड को खोजिए और आपका आंसर सही हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 35th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द टीचिंग द नंबर्स एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, अगर आप नंबर्स की
टीचिंग करवा रहे हैं बच्चों को, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है वो आपको बताना है। पहला दिया हुआ है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नंबर शुड बी एनकरेज्ड, बिल्कुल सही है। सॉरी, बी ऑप्शन दिया हुआ है राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन द सीक्वेंस, ठीक है, ये गलत है। नंबर्स को आपको सीक्वेंस में ही पढ़ाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल्स शुड प्रोसीड नहीं, प्रिसीड, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, शुड प्रिसीड काउंटिंग, यानी नंबर से पहले आप उनका नंबर नेम पढ़ाएंगे, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमरल्स मतलब वही नंबर नेम, तो आप नंबर से पहले उनको नंबर नेम पढ़ाएंगे, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्डर इररेलेवेंस ऑफ द नंबर्स शुड बी एनकरेज, यानी ऑर्डर इररेलेवेंस ऑफ द नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर जो होना चाहिए उनका, जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए। हाँ, नंबर कुछ भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर्स का एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे लिखा था ना, और राइटिंग द नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, एक क्रम में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है। अब इस ऑप्शन से मिला लीजिए, ए और डी आपका सही हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, मैथमेटिक्स को पढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्राइमरी लेवल पे क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड दिया हुआ है प्रोमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ द चाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, आप इस तरह का ऑप्शन कहीं भी देखिए, चिल्ड्रंस के लाइफ एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ भी, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से या उनके नॉलेज से, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इस टाइप का कुछ भी देता है, वो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ डेवलपिंग द रिगर इन कैलकुलेशंस, ठीक है, ये ऑप्शन आपका कैलकुलेशन और इन सबों से वर्ड से आपको दूर रहना है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 37 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के नेचर से किस चीज़ का रिलेशन नहीं हो रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स का जो होता है वो कंक्रीट है, ठीक है, और इसमें एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, इज़ नॉट करेक्ट, मैथमेटिक्स यूजेस वोकेबलरी टू कम्युनिकेट द आइडियाज़ प्रिसाइजली। थर्ड दिया हुआ है आर्ग्यूमेंटेशन स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हायरार्की होते हैं नेचर में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है। देखिए हायरार्कियल नहीं होते हैं, ठीक है, आप कोई भी किसी को भी किसी भी समय पढ़ा सकते हैं, कोई बहुत से इसमें यूनिट्स जैसे दी जाती है मैथमेटिक्स की, तो आप देखे होंगे कि कोई एक जरूरी नहीं है कि आप पहला ये पढ़िए फिर अगला पढ़िए फिर अगला पढ़िए फिर बाद वाला, ठीक है, तो कोई हायरार्की में नहीं होते हैं ये लोग, ठीक है, आप किसी को भी कभी भी पढ़ा सकते हैं। तो 37 का ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप द स्पेशल रीजनिंग अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। स्पेशल रीजनिंग आपको अगर बच्चों में जागृत करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाकल्पों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन, ठीक है, यानी दिक्स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग द टेसिलेटिंग फिगर्स। टेसिलेटिंग फिगर्स क्या होते हैं, जो फिगर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बिना किसी स्पेस के, जैसे टाइल्स घर में लगाई जाती हैं या कुछ भी जैसे फ्लोरिंग में जो काम होते हैं, ठीक है, तो जो लगाया था ना टाइल्स कैसे लगाए थे, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, कहीं भी स्पेसिंग नहीं होती, अगर स्पेस हो जाएगा तो वो उखड़ जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो विदाउट एनी स्पेस जो भी फिगर्स होते हैं, जो क्लोज्ड फिगर्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं टेसिलेटिंग फिगर्स, ठीक है। तो स्पेशल रीजनिंग जो होती है वो इस फिगर से तो आ जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा है, फिर भी आगे पढ़ेंगे। ड्राइंग द बार ग्राफ्स, नहीं, बार ग्राफ से आप स्पेशल रिलेशनशिप नहीं फाइंड कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द नंबर चार्ट,
पैटर्न से नंबर चार्ट नहीं, नंबर चार्ट से भी आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और सुडोको से तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट खत्म हो जाएगा, 38 का फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा। आपको मैं टेसलेटिंग फिगर्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, टेसलेशन इसी को बोलते हैं। टेसलेशन क्या होता है, लिखा भी हुआ है, देखिए, अ टाइलिंग ऑफ अ फ्लैट सरफेस। टाइलिंग जैसे होता है ना, फ्लैट सरफेस इज अ क्या है, कवरिंग ऑफ अ प्लेन यूजिंग वन और मोर ज्योमेट्रिक शेप्स, जिसको हम लोग टाइल्स बोलते हैं, विथ नो ओवरलैप्स और गैप्स। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे कोई भी गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, ठीक है ना, पूरे क्लोज फिगर हैं और विदाउट एनी गैप, ठीक है। जैसे हनी कॉम है, ये हनी कॉम स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जैसे आपको टाइल्स लगाया जाता है वो है, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए फ्रैक्शंस को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस की बच्चों में कैसे आप पैदा कर सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है नंबर चार्ट, नहीं नंबर चार्ट से नहीं होगा। दूसरा दे रहा है क्यूसनायर रॉड्स, हाँ ये ऑप्शन आपका राइट है, क्यूसनायर रॉड्स, ठीक है। ये देखिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्यूसनायर रॉड्स यहाँ पे जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, क्या नाम बोलते हैं, इंडिया में, ठीक है ना। ये विदेशों में, फॉरेन स्कूल्स में यूज़ किया जाता है फ्रैक्शंस की कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको ना पता हो, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि क्वेश्चनायर रॉड्स जो होता है वो यूज़ किया जाता है फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट्स के लिए, अबैकस नहीं होता है, और जियो बोर्ड ज्योमेट्रिकल का होता है, सब पता है आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 40th क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस। देखिए डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑर्डिनल सेंस की बात कर रहा है। ऑर्डिनल और कार्डिनल दो टाइप के सेंस होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसे जो हम लोग लिखते हैं ना 3, इस तरह से, ये अगर हम लोग 3 लिख रहे हैं, ठीक है, या 2 लिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कार्डिनल नंबर्स। ये सब क्या है, कार्डिनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। और अगर जैसे ऑर्डिनल में 3 लिखना है, तो ये जो दिया हुआ है 3, ये जो 3 दिया है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल, ठीक है ना। तो हाँ, तो क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। पहला दिया हुआ है ऑल ग्रुप्स, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ऑर्डिनल सेंस आपको दे रहा है, ये आपको बताना है। जैसे क्या बोल रहा है, ऑल ग्रुप्स हैव 3 टीम मेंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 टीम मेंबर्स जो होगा वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये 3 टीम मेंबर्स हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिखोगे, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दिस बॉक्स कंटेन मैनी सेट ऑफ 3 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स को भी आप ऐसे ही सेट करते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे टीम एक पर्टिकुलर टीम है, तो उसको आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। और जैसे थर्ड, तो ये भी नहीं होगा। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को हम लोग कभी भी थर्ड इस तरह, ये थर्ड फ्लोर इस तरह ये लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह नहीं लिखा जाता है। थर्ड फ्लोर को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है दिस हाउस हैज़ 3 रूम्स, वो भी ऐसा ही होता है, 3 रूम्स इस तरह से, ठीक है ना। रूम नंबर 1 लिखा रहता है ना, ऐसा तो लिखता नहीं है, रूम नंबर 1 ऐसा तो नहीं लिखता, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये होते हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल सेंस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 41 क्वेश्चन पे चलेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको जानना है, द यूनिट्स ऑफ पैरामीटर एंड एरिया आर सेम। बिल्कुल गलत दे रहा है। पैरामीटर जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर में अगर सारी यूनिट्स दी हो, तो पैरामीटर भी सेंटीमीटर में होगा, और एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या अगर स्क्वायर के बारे में बोल रहा है तो, ठीक है। और ये हो जाएगा, आपके यूनिट्स तो सेम हुई नहीं इसमें, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर, हाँ, जो शेप होता है फिगर का वो डिटरमाइन करता है पेरीमीटर। द शेप ऑफ फिगर, हाँ, जैसा शेप होगा वैसे ही पेरीमीटर होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इफ़ 2 फिगर्स हैव सेम एरिया, अगर 2 फिगर्स की एरिया सेम है तो क्या उनका पैरामीटर्स भी सेम हो जाएंगे, ये गलत है, ठीक है। इफ़ 2 फिगर्स हैव सेम पैरामीटर देयर, ये तो दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, उल्टा है मतलब, ये दोनों तो नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 42nd पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। सही स्टेटमेंट हमें जानना है मैथमेटिक्स करिकुलम के रेस्पेक्ट में, उसके संदर्भ में। पहला दिया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, पहला दिया हुआ है। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमें प्राइमरी लेवल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए अच्छी समझ के लिए, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, ये तो देखिए गलत दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन तो देखिए गलत है, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ मेजरमेंट प्राइमरी लेवल पे भी होता है, ठीक है ना। द फाउंडेशन ऑफ द एल्जेब्राइक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्राइक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, हाँ ठीक ही है। लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट एक तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, देखिए फ्रैक्शन भी होता है तो ये भी कट हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन भी अपर प्राइमरी लेवल में प्राइमरी लेवल में भी होता है, ठीक है। अब ये देखिए कि फाउंडेशन ऑफ नेगेटिव नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए इसमें से आपको ये खोजना है द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्राइक थिंकिंग, एल्जेब्राइक थिंकिंग, हाँ ये वाला नहीं होगा, ठीक है, इसको काट दीजिए। एल्जेब्राइक थिंकिंग की जो समझ होती है एल्जेब्रा वो प्राइमरी लेवल पे नहीं होती, अपर प्राइमरी लेवल पे ही बताई जाती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव, थोड़ा सा आप वर्डिंग की भी ध्यान दिया करिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये एक ट्रिक्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हाँ ये इस ऑप्शन में ज़्यादा जोर है, और चूँकि करेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 42nd का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 43rd का हो जाएगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्राइंगल्स एट द प्राइमरी लेवल। क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना लगाना है विथ रिगार्डिंग टू द इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट हमें प्राइमरी लेवल में बताना है, ठीक है। तो इस रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें ढूंढना है। पहला दिया हुआ चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू द ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स बट एक्सपोजर टू अदर फिगर्स शुड बी अवॉइडेड, तो ये तो ऑप्शन गलत है। ट्राइंगल्स का क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल्स का तो एक्सपोजर होना चाहिए लेकिन बाकी फिगर्स से एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसा तो नहीं होता, ठीक है, इसलिए कट हो गया। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स, चिल्ड्रन को हमें दिखाना चाहिए सारे टाइप्स के ट्राइंगल्स एंड ऑल्सो टू अदर फिगर्स, हाँ ये सही दिया हुआ है, यही आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ये सही होगा। डेफिनेशन थर्ड ऑप्शन भी देख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ द ट्राइंगल शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन वर्ड अगर आपको दिख जाए तो उसको आप तुरंत ही कैंसिल कर दीजिए, सब नेगेटिव वर्ड है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल आप इक्विलेटरल ट्राइंगल टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, ठीक है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, आप इस पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, 43rd का हो जाएगा आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 44th, देखिए अब यहाँ से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ डिवीजन सम द डिविजर इज 5 टाइम्स द क्वोशिएंट, ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, आप शॉर्ट फॉर्म में हर चीज़ को नोट करना जानिए, बहुत आसानी से सवाल आपका लग जाएगा। देखिए अगर आपको 1 सेकेंड में अगर कोई बोले तो कि हाँ आपको 1 सेकेंड में अगर इसका आंसर बताना है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ नंबर्स का आप ध्यान दिया करिए, 1 सेकेंड में आंसर लगाना है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, और कोई नेगेटिव यहाँ पे 9 माइनस माइनस टाइप का कुछ है नहीं, ट्वाइस रिमाइंडर एक नंबर यहाँ पे आया 5, ठीक है ना। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आप कुछ भी करिए, 5 5 से 25 या 5 5 10 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 में तो कहीं दिया नहीं है, 25 दिया हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं ट्रिक, ये ट्रिकी तरीके हैं आपको आंसर से पहुँचने के लिए। आप अगर आपके पास समय नहीं है तो आप टिक लगा सकते हैं बिना देखे 25 पे, ठीक है ना। बाकी अब ये सही है कि नहीं है वो आपको मैं अभी प्रूफ करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप नियम से लगाएंगे तो ये तरीका होगा कि डिविज़र जो है, जैसे ये होता है ना, ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं, ये हो गया डिविज़र, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया क्वोशिएंट, ठीक है, या क्वोशिएंट यहाँ पे भी होता है, ठीक है, और ये फिर आखिरी में जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस। अब क्या है बोल रहा है, अब आपसे बोल क्या रहा है कि डिविज़र इज़ 5 टाइम द क्वोशिएंट, यानी डिविज़र जो है वो क्वोशिएंट का 5 टाइम्स है, ये हो गया पहली इक्वेशन। फिर क्या बोल रहा है एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, और डिविज़र जो है वो रिमाइंडर का भी दोगुना है। फिर बोल रहा है इफ़ द रिमाइंडर इज़ 5, अगर रिमाइंडर 5 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा डिविज़र, यहाँ पे r की जगह आप 5 पुट कर दीजिए, ये r है, इसकी जगह आप 5 पुट कर दीजिए, तो 5 2 ज़ा 10,
क्या आ गया, डिविज़र हमारा 10 आ गया। अगर डिविज़र हमारा 10 है तो यही आप 10 यहाँ पुट कर दीजिए, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 10 इज़ इक्वल टू 5Q। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 2। ये 5 को काट दीजिए, क्वेश्चन आ गया 2। ठीक है, अब हम इसे ज़रा पूरा मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन आपको मिल गया 2। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन 2 मिल गया है, अब आप जानते होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे ये आपका, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये होता है नंबर। ठीक है, ये हो गया डिविज़र, ये हो गया क्वेश्चन, और ये लास्ट में आता है रिमाइंडर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नंबर इज़ इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिएगा, D इंटू क्यू। ठीक है, D इंटू क्यू प्लस, ये एक साथ कर लीजिए, फिर प्लस R, जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि नंबर जो हो जाएगा, नंबर आपको फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है, तो नंबर क्या हो जाएगा, आपको डिविज़र क्या मिला था, 10 मिला था ना, डिविज़र आपका क्या था, 10 था। 10 इंटू डिविडेंड क्या था, सॉरी क्वेश्चन क्या था, 2 था। ठीक, तो 10 2 ज़ा 20 और प्लस रिमाइंडर आपको 5 ऐड करना है, क्या आ गया आंसर 25। ये देखिए, मैं बहुत ही आसान से, बहुत ही छोटे छोटे तरीके से आपको बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय दिखा रहा है आपको, वरना ये समय नहीं लगता है, 2 सेकेंड में आंसर आता है। ठीक है, बाकी आपको 1 सेकेंड में आंसर लाने के, 1 सेकेंड क्या, उससे भी कम समय लगेगा। 5 5 25 करने में कितना समय लगना है आपको। ठीक है, ये सब ट्रिक्स होते हैं, तो अब ये आपको जानने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह से भी आंसर को टिक लगा सकते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 45 क्वेश्चन बोल रहा है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह के 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और जिनका सम बोल रहा है 20 है, यानी पाँचों का जो सम आएगा वो 20 आएगा। फिर बोल रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम क्या होगा। देखिए, इसको आप बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं। पहला क्या दे रहा है आपसे कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम है 20, तो आप 20 को 5 से डिवाइड करवा दीजिए। 20 को 5 से आप डिवाइड करवा दीजिए। ये ट्रिक्स हैं, आप नोट कर लेंगे। तो क्या आएगा 4, ये होता है मिडिल टर्म, जो नंबर आएगा वो आपका हो जाएगा मिडिल टर्म। ठीक है, तो अब आपका मिडिल टर्म क्या होगा, 1 2 3 4 और 5 में से मिडिल टर्म आ गया यहाँ पे 4। ठीक है, अब आप कितना आसानी से इस आंसर का जवाब दे सकते हैं कि क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम क्या होगा, लगातार हैं ये लोग, कॉन्जिक्यूटिव है, तो 4 के पहले क्या आया होगा, 3 आया होगा, 3 के पहले क्या आया होगा, 2 आया होगा। तो अब इनके सम क्या हो जाएंगे, 3 2 5 और प्लस 4 9। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में दिया होगा 9, ये आपका हो गया राइट आंसर 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 46 पूछ रहा है, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, वायर के फॉर्म में एक स्क्वायर है जिसकी एरिया क्या है, 144 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया इज एनक्लोज्ड इफ द सेम वायर, अगर उसी वायर को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर उसको हम बेंड कर दें, ठीक है, जिसकी लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर, तो उस रेक्टेंगल की एरिया आपको बतानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पहले आप ये देखिए। देखिए, किसी भी चीज़ को आप अगर आप जानना है तो उसकी हमें लेंथ जाननी पड़ेगी। ठीक है, वो जो वायर है उसकी लेंथ क्या है, क्योंकि वो स्क्वायर के फॉर्म में जब डाला गया तो 144 उसकी एरिया आ रही है। ठीक है, फिर उसी वायर को हम लोग लेके रेक्टेंगल के फॉर्म में रख रहे हैं जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। तो अब हमें वायर की लेंथ फाइंड करना सबसे ज़रूरी है। वायर की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, यानी जो उसका पेरीमीटर होगा, वायर की जो लेंथ होगी वही उसका पेरीमीटर होगा। तो एक एरिया तो दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, एरिया स्क्वायर की 144 दी हुई है। तो 144 अगर एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, 144। ठीक है ना, तो साइड क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, जानते ही होंगे आप लोग, 12, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड।
तो साइड इंटू साइड अगर 144 है तो साइड का स्क्वायर यानी 144 अगर है तो एक साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144 यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो अब आप ये देखिए, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि हमारी जो साइड आ गई है वो क्या आ गई, 12 आ गया है। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है कि उसी वायर को, ठीक है ना, हाँ, उस वायर को हम किसके फॉर्म में किए हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म। साइड का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वो पेरीमीटर आ चुका है उसका। ठीक है, अब पेरीमीटर ये साइड आ गया उसका। अब पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है ये भी आपको जानना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड्स का सम करना है, यानी 4 ऑफ साइड, या साइड को हम 4 बार सम करेंगे। ठीक है, साइड इंटू 4 ये होता है पेरीमीटर स्क्वायर का। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्क्वायर है तो एक ये हो गया साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, चारों साइड बराबर होती हैं, इसीलिए हम साइड का 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 4 48। ये हो गया आपका पेरीमीटर। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर ये हो गया आपका। अब आप आगे चलेंगे तो अब आपसे पूछ रहा है कि रेक्टेंगल का आपको फाइंड करना है एरिया। तो कैसे करेंगे, रेक्टेंगल पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली जो आपका साइड है। ठीक है, तो वो हमारा आया था 48। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 आप इसके साथ काट दीजिए, 24 आएगा। 24 इज इक्वल टू एल प्लस बी, और L कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो L 16 दिया हुआ है, तो 16 आपका इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो B आपका आ जाएगा कितना, 8। बोलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो B अगर आपका 16 आ रहा है, B अगर आपका 8 आ गया, L कितना हो गया आपका, L आ रहा है आपका 16, ये तो गिवन था, और B आपका पता चल गया 8 है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 16 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 16 इंटू 8 कितना हो गया, 128। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये सब प्रैक्टिस से होगा। आपको मेन तरीका पता होना चाहिए कि कोई भी अगर इस टाइप का सवाल आपसे पूछता है कि एक वायर है जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं तो उसकी एरिया दी रहती है, फिर उसके बाद अगर उसको हम किसी भी शेप में अगर उसको करते हैं तो सबसे पहला मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आपको पेरीमीटर उसका फाइंड करना है। किससे फाइंड करेंगे, जो आपका गिवन है, एरिया आपकी गिवन थी स्क्वायर की, तो उससे आपने साइड पहले पता कर लिया, फिर साइड से आपने स्क्वायर पेरीमीटर का, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, आपने वो पता कर लिया। जब आपको वो पता चल जाएगा तो आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में देना है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसी में आप स्क्वायर का पेरीमीटर पुट कर दीजिए, क्योंकि उतना ही स्क्वायर, उतना ही वायर लग रहा है, सेम ही वायर से कर रहा है वो, तो दोनों का पेरीमीटर सेम वाला पुट कर दीजिए। पेरीमीटर रेक्टेंगल का आपको पता ही था, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लेंथ मान लीजिए इसकी बराबर होगी और ये इसकी ब्रेथ बराबर होगी, तो इसलिए ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ बी। ठीक है, तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये 2 कॉमन ले लीजिए, एल और प्लस बी। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला जानने का तरीका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 47 क्वेश्चन बोल रहा है, अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शंस द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली आर। देखिए इस टाइप के सवाल में देखिए कई होंगे आपको जो बताते होंगे कि आप इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद फिर आप इसका जो नीचे का पोर्शन होगा डिनोमिनेटर वो आपका सेम हो जाएगा, लेकिन आप जितने देर में एलसीएम लेंगे ना उतने देर में आप इसका डिवीजन करके आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 5/6 का क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए। 5/6 को अगर हम करते हैं तो पॉइंट लगा के, ठीक है, पॉइंट आप लगा देंगे तो कितना आएगा आपका, 6 4 ज़ा 48, सॉरी 6 7 ज़ा 42, 6 सॉरी देखिए थोड़ा सा वो हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हाँ 6 8 ज़ा 48, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा वो हो गया, 6 8 ज़ा 48, ठीक है, 2 बचा।
ठीक है, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, ये 0.83 पहला वाला आ गया आपका। अगला क्या आएगा 3/4, इसका क्या आएगा 0.7, यहाँ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, 0.7 4 7 28 0.75 इसका ये होगा आंसर, ठीक है। अगले वाले का क्या होगा 0.5 होगा, ठीक है। इसके अगले वाले का क्या होगा 0.66 आएगा, फिर इसके अगले वाले का क्या आएगा 0.60 आएगा। देखिए 2 टर्म्स तक आपको कम से कम लेना पड़ेगा, 2 टर्म्स के बाद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा। तो सबसे लार्जेस्ट आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये वाला दिख रहा है, और सेकेंड लार्जेस्ट ये है। तो आंसर आपका क्या होगा 5/6 और 3/4। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन क्या दिया 5/6 3/4, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अस्मिता रीचेज द स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM, ठीक है। क्या बोल रहा है, अस्मिता जो एक लड़की है जो कि अपने स्कूल के लिए जाती है मीटिंग के लिए, वो 15 मिनट पहले 8:30 AM से, ठीक है। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर दैन हर कलीग, वो अपने कलीग से आधे घंटे पहले पहुंचती है जो कि 40 मिनट लेट है मीटिंग के लिए, यानी जो मीटिंग चल रही है उससे 40 मिनट वो लेट है। तो पूछ रहा है आपसे मीटिंग का शेड्यूल टाइम क्या है, ये आपसे वो पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यानी मीटिंग कब शुरू हुई है, ठीक है, ये आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे हल करना है, अगर आप नियम के हिसाब से हल करने लगेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी तरीके से आप इस सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है। पहले देखिए क्या बोल रहा है 40 मिनट्स लेट है, लेट का मतलब ज़्यादा ले रहा है, तो +40 हो गया, आप समझ रहे हैं। फिर आपसे एक बोल रहा है एक जगह कि 15 मिनट्स बिफोर, यानी पहले, समझ रहे हैं आप। तो 15 मिनट्स बिफोर यानी जो आपको वर्डिंग दे रही है उस पर ध्यान दीजिए। 15 मिनट्स बिफोर का मतलब हुआ -15, ये क्या आएगा, इसको आप जब करेंगे कैलकुलेट तो आएगा आपका 25 मिनट का अंतर पड़ रहा है प्लस में, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है इसमें, आपका डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर आप 25 मिनट का अंतर आपका आ रहा है और यहाँ पे टाइमिंग क्या दी हुई है 8:30 AM टाइमिंग दी हुई है, तब 8:30 AM में क्या कर लीजिए आप, 8:30 AM में आप या तो प्लस माइनस कर दीजिए 25 का, ठीक है ना। या तो आप 8:30 AM में 25 को ऐड कर दीजिए, तो 25 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 30 + 25 यानी हो गया 855, ठीक है ना। तो जब 855 हो रहा है तो ऑप्शन में 855 कहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही एक शानदार ट्रिक है जो कोई भी नहीं बता सकता है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, बहुत आसानी तरीके से। देखिए आप 1-2 लाइन में ही आपका आंसर ये आ जाएगा। तो प्लस अगर करते हैं 25 तो 855 होता है, ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, -25 कर दीजिए तो 30 में से 25 गया 8:05, यानी इस तरह से लिखेंगे आप। ये आपका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, शायद ये भी नहीं दिया है क्या, 1 मिनट, हाँ ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये डेफिनेटली राइट आंसर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप कैसे भी करना चाहें आप करके देख सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही फास्ट तरीका है। और मेरा मकसद भी यही है कि मैं आपको कितने अच्छे टेक्निक से और कितनी फास्ट टेक्निक से आप किसी भी सवाल को हल करिए, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 49 पूछ रहा है, इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1x1 कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 40, ताकि जो रिजल्टिंग एरिया हो जाए वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है, तो ये देखिए कायदे से तो ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि 1x1 का आप कैसे अरेंज कर पाओगे, तो इनडेफिनेट, ये तो बहुत ज़्यादा तरीके हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइट तरीके हैं, ठीक है ना। तो अगर ये रेक्टेंगल 48 स्मॉल स्क्वायर्स के, लेकिन यहाँ बात कर रहा है रेक्टेंगल की बात भी नहीं कर रहा। अगर ये बोलता कि कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए ये क्वेश्चन तो गलत है, ठीक है। बाकी इसको अगर ऐसे भी सॉल्व करें कि जैसे 48 को आप कैसे लिख सकते हैं, 48 को लिखने का बहुत से तरीके हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 2 12 ज़ा,
2/12 है, लेकिन दिक्कत यही है, देखिए ये रेक्टेंगल के फॉर्म में आएगा क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन सबके लिए बोल रहा है क्योंकि भाई 1/1 के 48 स्मॉल स्क्वायर्स दे रहा है, जाहिर सी बात है सही है। और 48 को आप अरेंज करेंगे तो कैसे आप अरेंज कर सकते हैं, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर मैंने 12 × 2 लिख दिया है, 1 मिनट। अगर ये रेक्टेंगल होता तो आपका काम बन जाता, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, इसको 4 में करेंगे, 3 × 16, 2 × 24, बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। 2 × 24 हो गया, फिर 3 × 16 हो गया, ठीक है, और फिर 1 × 48 जो हो गया, ये हो गया आपका 2 × 24, 3 × 16, फिर अगला चलेगा 4 × 12, ठीक है। 5 में होगा नहीं, 6 में हो जाएगा 6 × 8, फिर 7 में होगा नहीं, 8 में 8 × 60, तो यही हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा 1 × 48 इटसेल्फ, ये भी होगा ना। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे तो 5 तरीके हुए, तो ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये गलत सवाल है, ठीक है। आप एक बार कंसिडर कर लेना इसको, देखिए उसमें क्या दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 50th क्वेश्चन दे रहा है, इन अ स्कूल असेंबली स्टूडेंट ऑफ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ठीक है। एक स्कूल असेंबली में सारे बच्चे क्लास के एक लाइन में खड़े हैं और रूही एक लड़की है जिसमें वो 19th पे है फ्रॉम बोथ द एंड्स। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, सॉरी एक ये लाइन है, रूही मान लीजिए यहाँ कहीं है, वो 19th पोजीशन है, और अगर आप यहाँ से गिनते हैं तो 19वें पे आ रही है ये, इसका मतलब यहाँ पे 18 बच्चे हैं, और आप यहाँ से गिन रहे हैं तो वो भी 19वें पे आ रही है, इसका मतलब यहाँ भी 18 बच्चे हैं। बोलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो टोटल आपसे पूछ रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट क्लास, टोटल स्टूडेंट्स उस क्लास में कितने हुए, तो 18 और प्लस 18 और एक रोही इटसेल्फ है, तो आंसर क्या हो गया 18 + 18 और प्लस इटसेल्फ रोही, 18 18 36 और +1 37, ठीक है। तो 37 ऑप्शन में नहीं दिया है, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हाँ ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 37 आपका राइट आंसर। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 51 है, अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, एक नंबर है जो कि अ नंबर, व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। अब यही आपको नंबर भी फाइंड करना है कि नंबर वो क्या है। एक नंबर है जो कि 100 के हाफ से बड़ा है, 100 का हाफ क्या हो जाएगा 50, 50 के हाफ से बड़ा है, यानी जो भी नंबर होगा ना, वो नंबर मान लीजिए x है, वो नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन 50 है। ये तो क्लियर हो गया, ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे सारे नंबर्स दिए हैं, तो इससे आपको नहीं पता चल पाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस, ठीक है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 9, 9 तो यहाँ पे सभी के सम है, तो यहाँ से भी आप नहीं पता कर पाएंगे। फिर बोला द टेंस डिजिट इज़ डबल ऑफ द वंस डिजिट, हाँ देखिए ये क्या बोला है, ये जो टेंस की डिजिट है वो वंस के डिजिट का डबल है, वंस की डिजिट का डबल यानी 4 का डबल, 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, यहाँ तो ये नहीं होगा, 1 का डबल नहीं, भी नहीं होगा, 2 का, 3 का 6, हाँ ये ऑप्शन देखिए आपका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वंस डिजिट इज़ डबल ऑफ टेंस डिजिट, टेंस डिजिट का डबल है वंस डिजिट जो है, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 होता ही है, समझ में आ रहा है आपको। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि द टेंस डिजिट जो है वो वंस डिजिट का डबल है, यानी टेंस डिजिट इज इक्वल टू डबल ऑफ वंस डिजिट। वंस डिजिट क्या दिया है 63 में, 3 है, तो 2 × 3 यानी कितना आया टेंस में 6, ये आपका ऑप्शन हो गया, नंबर हो गया 63। देखिए ये ऑप्शन से कैसे आप इतना आसानी तरीके से लगा सकते हैं, ये आपको दिख गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसका आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स ये दिया हुआ 15.5 रुपये का है, इस तरह से सारे रेट दे दिए हैं। सोहेल ने ख़रीदा ए पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स, तो ये हो गया 15.50 का हो गया। फिर 2 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स, तो यहाँ पे आप कर लीजिए × 2, ये हो गया। फिर क्या दे रहा है 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, ये × 1 हो गया, ये भी × 1 है, ठीक है। 1 सीज़र, सीज़र भी एक है, ठीक है। और 5 शीट ऑफ ग्लेस पेपर,
1 स्केच सीजर्स दिया हुआ, इरेजर के बारे में नहीं दे रहा है। 5 शीट ऑफ ग्लेस पेपर, इसके 5 शीट हैं। एंड 1 पैकेट ऑफ डेकोरेटिव, इसके 1 पैकेट है। ठीक है, देखिए इसमें वो नहीं दे रहा है। हाउ मच वुड ही रिक्वायर्ड टू पे, इरेजर के बारे में नहीं दिया है, तो कितना पे करेगा वो 28, 14 2 28 हो गया 28। तो ये इसमें क्या करिए, आपको सबको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ना कोई आपका मैच करेगा। ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ये करने लायक नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसको कर सकते हैं ईजिली। बस आपको क्या करना है, जो मैंने आप लिख दिया है ना, इसमें आप सबको फाइनल आंसर लेके इसको सबको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा सबको, यानी इरेजर को छोड़ के, ये आप ध्यान रखिएगा, इरेजर ऐड मत करिएगा। तो बाकी जो बचे हैं सबको ऐड करके आंसर जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 53 दे रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना ऑन 30 मई 2020 एट 23:40, रात के 11:23। ट्रेन का जो टाइम टेबल होता है वो 24 घंटे का होता है, इसीलिए 23:40 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि वो रात का समय है। तो रात के 11:40 पे ट्रेन जो है वो पटना से चली और कहाँ पहुँची, मुंबई में। कब पहुँच रही है, 1 जून को एट 5:15, यानी 5:15 शाम का नहीं है, इस सुबह का है। ये ध्यान रखिए, 24 घंटे का टाइम टेबल होता है। ठीक है ना। तो अब आपको ये पूछ रहा है कि टोटल ट्रैवल टाइम क्या है ट्रेन का, तो ये बहुत आसान सा सवाल है। देखिए 23:40 दिया हुआ है, यानी 20 मिनट, 40 में और 20 आप ऐड कर देंगे तो 24 यानी 12 बज जाएगा। तो यानी 11:40 हो रहा है, 20 मिनट और ऐड कर देंगे तो आपका कितना बज जाएगा, 12 बज जाएगा। तब अगला दिन आ जाएगा। तो 20 मिनट आप यहाँ लिख लीजिए, ये 20 मिनट आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है ना, ये 20 मिनट हो गया। ये आपका एक 20 मिनट बचा, उस दिन वो दिन आपका 30 मई आपका ख़त्म हो गया। अब अगला क्या आएगा, 31 मई। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मई कितने महीने का होता है। इसमें आप गलती कर सकते हैं, पता चला 30 मई के बाद आप सीधे 1 जून पे आ गए, 5:15 पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5:35। 15 और 20 ऐड करेंगे 5:35, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो एक आपका पूरा दिन यानी 31 मई पूरा चली ट्रेन, पूरा चल गई, तो मतलब कितना हुआ 28 घंटा, 24 घंटा। तो 24 घंटा इसी में ऐड कर दीजिए, 24 घंटा वो और 20 मिनट ये, तो कितना हो गया 24 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अब फिर अगले दिन पहुंच रही उसके बाद 1 जून, तब आ गया 1 जून में पहुंच रही वो कब, 5 घंटे 15 मिनट पे, यानी 5 घंटा और ली, 5 घंटा 15 मिनट उसने और लिया। ऐड कर दीजिए आप, कितना हो गया 20 और 35 हो गया ये, और ये कितना हुआ 24, 9 और 2, 29 घंटा 35 मिनट। ठीक है, कितना आसान सा सवाल था ये, देख ही रहे होंगे आप। आंसर आपका ये हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 54 पे। इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट 100 प्लेस इज 3/4। देखिए इस तरह में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, एक मिनट, इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि क्या बोल रहा है कि जो डिजिट है 100 प्लेस वाली वो 3/4 है ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस। क्या बोल रहा है 100 यानी h, 100 को आप h से डिनोट कर लीजिए। h वाली जो डिजिट है वो कितनी है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको और वो कर देता हूँ, पतला कर दे रहा हूँ। आपसे क्या बोल रहा है 100 डिजिट जो है वो क्या है, 100 प्लेस वाली जो डिजिट है वो कितनी है, 3/4 है 10,000 वाली। 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये थर्ड वंस टेंस और 100 हो गया, ये 1000 और ये 10,000। ठीक है ना, तो 10,000 का 3/4 100 वाली है, 3/4 10,000 का, 10,000 TTH करके लिख दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि 1000 TH हो जाए, तो 10,000 TTH। तो ये हो गया पहली इक्वेशन। फिर बोला एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, हाँ डिजिट एट टेंस प्लेस इज 2/3 ऑफ डिजिट एट 100 प्लेस। जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है, यानी ये सेकेंड वाली, ये वाली, तो 10th वाली जो डिजिट है वो क्या है 2/3 है 100th प्लेस वाली। समझ रहे हैं, ये हो गया। फिर क्या बोला आपसे, दो इक्वेशन बन गई। द डिजिट एट 10th प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो उसका स्क्वायर है कौन, 10th प्लेस वाली डिजिट, 2 का स्क्वायर, यानी तो टी का ऑप्शन, तो टी का आंसर क्या आया 4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। यही बोला ना आपसे
कि जो टेंस प्लेस यानी वंस और टेंस प्लेस वाली जो डिजिट है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर, इसको उसका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये टेंस पोजीशन पे आपका 4 आ गया। फिर आपसे क्या बोला, देखिए एक डिजिट तो हमें मिल गई, तो एक डिजिट आप ये देख लीजिए ऑप्शन में आप इतने ही में देख लीजिए, आप आंसर लगा सकते हैं, बाकी आपको इतना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि टेंस डिजिट में 1 दिया हुआ है पहले वाले में, तो ये नहीं होगा, और 3 दिया है ये भी नहीं होगा, 4 इसमें दिया हुआ तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी में 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे इतने देखिए में इतने ही में आपको आंसर पता चल गया, ठीक है। ये तरीका होता है सवाल को लगाने का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। What should be subtracted from the sum of इतना 8008, 8088, 8808 to obtain इतना, तो इसमें कौन सा, बहुत आसान सा सवाल है। आप इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा इन सभी में से, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, ये सब बच्चों वाले सवाल हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या बोला है, अ बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड टू ब्रिम विथ वाटर, यानी पूरा मुंह तक भरना है, 16 लीटर का कैपेसिटी का पानी है, बाल्टी है। वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर यूटेंसिल, छोटे छोटे बर्तन में 16 लीटर की जो बाल्टी है उसमें से छोटे छोटे बर्तन में सारे पानी को ट्रांसफ़र करना है। एक मग का यूज़ किया जा रहा है, बोला ना, अ मग फिल्ड टू कैपेसिटी हैज़ टू बी डिप्ड 50 टाइम्स टू कंप्लीट, यानी एक मग लिया गया जिससे कि अगर हम छोटे छोटे बर्तन में, उस बाल्टी से छोटे छोटे बर्तन में हम उसको पूरे पानी को ट्रांसफ़र किए तो कितने बार में ट्रांसफ़र हुआ, 50 बार में। समझ में आ रहा है। तो फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मग, तो मग की कैपेसिटी क्या होगी। अब देखिए या ऑप्शन दिया हुआ है ml में, ये ध्यान रखना है आपको, और पूछा गया, बताया क्या था आपको 16 लीटर्स, ये 16 लीटर है, तो पहले तो उसको ml में चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 16, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा ml, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमें मग की कैपेसिटी फाइंड करनी है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 इंटू 1000 इज इक्वल टू 50 टाइम्स में हुआ था, और मग की कैपेसिटी क्या है वो हमें पता नहीं है, तो x मान लीजिए, x ml, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 50 को आप इधर लेते जाएंगे, यानी ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, ये इस तरह आएगा 16 इंटू ये 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिए थे, तो 50 को इसी से आप डिवाइड करवा दीजिए, 15 उधर चला जाएगा, बताया ना आपको, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 50 को आप डिवाइड करवा दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 325 समथिंग इसका आंसर आएगा, 5 टू 15, 5 टू 10, 320 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 57 क्वेश्चन बोल रहा है, अ टैक्सीमीटर शोज द चार्जेस ऑफ ₹50 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, तो यानी 2 किलोमीटर्स का जर्नी का दाम लग रहा है, यहाँ लिख लीजिए, 2 किलोमीटर का लगता है 50 रुपये, ठीक है ना। फिर क्या लग रहा है, एंड 16 रुपीज़ फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर, फिर इसके बाद 1 किलोमीटर का क्या लग रहा है, 16 रुपये। उसके आगे आप जितना भी किलोमीटर चलेंगे, 1 किलोमीटर या 4 का चलना है, तो पहले 2 किलोमीटर का आपका 50, जैसे मान लीजिए 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर मान लीजिए आपको चलना है, ठीक है, तो आपका टोटल रुपये क्या बनेगा, 3 किलोमीटर का 66 रुपये बनेगा। कैसे बनेगा, शुरुआत के जो 2 किलोमीटर होंगे उसका 50 रुपये लगेगा, फिर उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स बढ़ेंगे वो 16 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मंजू ने पे किया, मंजू एक लड़की जो ऑटो से जा रही है या कैसे भी जा रही है, टैक्सी से जा रही है, उसका जो होगा रेलवे स्टेशन, घर से लेकर रेलवे स्टेशन जा रही है, उसका लगा कितना पैसा, 258 रुपये लग गया। तो अब आप देखिए, पहले 2 किलोमीटर्स का 50 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले 2 किलोमीटर का 50 रुपये अगर लग रहा है तो आप वो 50 रुपये इसमें से घटा दीजिए, यानी 258 में से आप 50 रुपये घटा देंगे, यानी वो 2 किलोमीटर आपने यहाँ से देख लिया कि हाँ पहले वो 2 किलोमीटर ट्रैवल कर ली, अब इसमें से आप 50 रुपये घटा क्यों रहा हूँ मैं, जब आप घटा देंगे तो आपको बचेगा कितना, 208 रुपये। अब वो 2 किलोमीटर भी आप ट्रैवल कर चुकी है वो 50 रुपये दे के, ठीक है, अब बच रहा है 208 रुपये, अभी उसके बचे हुए हैं, 258 रुपये इसने पे किए थे, 208 रुपये बच गए। अब आप क्या करेंगे, अब वो सारा जो पर किलोमीटर है वो 16 रुपये पे ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, सारा किलोमीटर, तो 208 को आप 16 से डिवाइड करवा दीजिए, कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है, यानी वो 18
क्या हुआ, ये आपका 16 में 16 4 और सॉरी 13 आएगा ना ये, हाँ 16 से, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, जब आप 16 को 208 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर आएगा 13, ठीक है। तो ये 13 किलोमीटर इसने ये ट्रैवल किया और 2 किलोमीटर जो 50 रुपये देके वो ट्रैवल किया, तो टोटल कितना आया आपका 15 किलोमीटर, आंसर हो गया आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को लगाएंगे, देखिए कितने आसानी से ये सवाल लग गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 58 बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय मारिया एंड शहनाज, दो लड़के हैं, मारिया और एक शहनाज है, दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 100 में से कितने नंबर्स इन्होंने हर सब्जेक्ट्स में पाए हैं, पांचों सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द टेबल आइडेंटिफाई, पहले काम क्या करिए कि अगर ये नंबर दिया हुआ तो इनका आप टोटल निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि इनका आप टोटल एवरेज निकाल लीजिए, यानी कितना परसेंटेज वो लोग पा रहे हैं, टोटल ऐड करिए, जो ऐड करने पे आएगा उसको 5 से डिवाइड करवा दीजिए, तो इनके परसेंटेज निकल जाएंगे, ठीक है ना, इन दोनों के परसेंटेज निकल जाएंगे। फिर आप ऑप्शन पे पढ़िए क्या दे रहा है कि पहला ऑप्शन बोला शहनाज एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ एंड साइंस, शहनाज के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं मैथ और साइंस में वो मारिया से ज़्यादा हैं। शहनाज ये है, उसके एग्रीगेट मार्क्स मैथ्स में और साइंस में, मैथ्स में 78 है और साइंस में है 82, तो 82 और 78 इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, 78 और 2 हो गया 80 और 80 प्लस 80 160, तो 160 आ रहा है। और इसके हिसाब से इनका क्या आ रहा है, मैथ्स का में मारिया का 88 और 90, ये तो ऐड करेंगे ना तो ज़्यादा आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ये क्या बोल रहा था कि शहनाज के मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन शहनाज के मार्क्स नहीं ज़्यादा हैं, मारिया के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, आपको सही क्वेश्चन है ना। फिर एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल, देखिए ये तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये तो जब आप परसेंटेज निकालेंगे अगर दोनों का परसेंटेज अलग अलग आ रहा है या एडिशन में भी अलग अलग दोनों का सम अलग अलग आ रहा है तो उसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे होगा नहीं क्योंकि इसके नंबर्स ऐड करने ही पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी तो नहीं होगा, ये आप देख के बता सकते हैं। फिर लेकिन एक बार देख लीजिए, 8 4 12 5 17 3 20, 2 हासिल, ये 20 हो गया, 2 हासिल 7 2 9 9 6 15 15 8 23 23 7 30 39 390 ये आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 9 9 2 11 11 7 18 2 20, 2 हासिल 8 2 10 17 17 17 4 24 24 24 8 32 7 19, हाँ देखिए दोनों के मार्क्स इक्वल आ रहे हैं। द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल, तो जो भी हम लोग कर रहे थे वो गलत हो जाता, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपका राइट दिया हुआ है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है, तो यही आपका हो गया, ठीक है। इसमें अभी चूक हो जाती तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारे आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसीलिए मैंने आपको पहले बोल दिया था कि आपको टोटल फाइंड करने की ज़रूरत है, टोटल फाइंड करके उनका परसेंटेज भी निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 59 क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस, सबसे अच्छी डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस कौन सी है मैथमेटिक्स के संदर्भ में, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स के संदर्भ में सबसे अच्छी टीचिंग प्रैक्टिस क्या है। पहला दिया हुआ है ओपन टेक्स्ट बुक, देखिए टेस्ट ओपन बुक टेक्स्ट बुक की बातें कहीं भी आ जाए उसको आप कैंसिल कर दीजिए ऑप्शन को, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स की प्रिस्क्राइब्ड यानी एक दिया हुआ स्टेप्स है इस टाइप का है, तो ये इस टाइप का कुछ भी देखिए आप हटा दीजिए। फिर बोला ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चन को क्यों अवॉइड करना चाहिए, इससे कन्फ्यूजन पैदा होती है, गलत है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से ही आपकी क्रिएटिविटी आती है, तो ये भी ऑप्शन गलत दे रहा है। फिर आखिरी दे रहा है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल सही दे रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पूछ रहा है फॉलोइंग आर द सम क्वेश्चंस पोस्ड बाय द टीचर, क्वेश्चंस टीचर द्वारा दिए जाते हैं मैथमेटिक्स के क्लासरूम में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो एक सवाल ऐसे वाला है, अगर इस क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो क्लोज एंडेड मतलब होता है जो आसानी से सवाल प्रॉब्लम्स के द्वारा हल किए जा सकें, जिसमें सोचना ना हो, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके हल कर देंगे, वो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ए वाला तो हो जाएगा आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, ए हो गया क्लोज एंडेड। और सेकंड दे रहा है फाइंड अ सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4, इसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है,
क्योंकि आपको कोई हिंट तो दिया नहीं, इसमें केवल दे दिया कि मीडियन आपको फाइंड करना है, जिसका मीडियन 4 हो जाएगा, ऐसे सेट नंबर्स के फाइंड करना है। तो बहुत से सेट होंगे, तो ये आपका होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला क्वेश्चन, क्रिएटिव थिंकिंग, यानी ओपन एंडेड हो गया ये। फिर बोल रहा है लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 8, ये भी आपका फिक्स है। प्राइम नंबर्स कौन कौन सा होंगे 0 से 8 बिटवीन, 2 होगा, फिर आपका होगा 3 होगा, 3 के बाद आएगा आपका 5 होगा, 5 के बाद आपका 7 होगा, बस इतने ही होंगे। तो ये भी आपका हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड मतलब जिसको हम आसानी से बता सकें। फिर लास्ट है टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट द रेक्टेंगल्स। हाँ, ये देखिए इसको भी डीप थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी ओपन एंडेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओपन एंडेड कौन सा है और क्लोज एंडेड कौन सा है। अब आप देख लीजिए ए इज़ क्लोज एंडेड, हाँ क्लोज एंडेड, एंड बी सी एंड डी आर ओपन एंडेड। नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया। ए एंड सी आर क्लोज एंडेड, ए एंड सी क्लोज एंडेड है, ठीक है, एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड। हाँ, ये ऑप्शन सही दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पेडागॉगी और मैथमेटिक्स के सवाल जो सीटेट 2021 में हाल ही में अभी पूछे गए थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मदद ले सकें। अब हमारी अगली वीडियो जब भी आएगी तो आप नोटिफिकेशंस की जो बेल आइकन है उसको ऑन करिए ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल सकेगी, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।